Hello everyone. We will study first chapter of Pole Science Class 12 Challenges of Nation Building. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो है चैलेंजेस क्या थे आपके न्यू नेशन के लिए। जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो कंट्री ने कौन से चैलेंजेस फेस किए थे। तो जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन 14 एंड 15 अगस्त की मिड नाइट को, जिसको आप बोल देते हो 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हुए थे। तो उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो वो एक अपनी स्पीच देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उस रात को स्पेशल सेशन होता है उनका। तो उस स्पीच को बोला गया है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे पढ़ के जाना। नेक्स्ट आपके पास फिर जो अब कहता है कि हमारे पास जो बट वो 2 गोल्स आए थे जिसके ऊपर सबको एग्री करना था। तो वो 2 मेन गोल्स कौन से थे, क्वेश्चन आ जाता है। पहला तो ये था कि हमें अपने कंट्री को जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन करना है। ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डेमोक्रेटिक होना चाहिए जो सबके लिए सोचे। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर, कास्ट। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड आता है कि जो गवर्नमेंट है वो सबकी भलाई के लिए काम करेगी, विल रन द गुड फॉर ऑल, पर्टिकुलरली पुअर सेक्शन के लिए, सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए। तो हमारे पास ये जो 2 गोल्स थे, पहला था कि हमें इक्वल राइट्स देने हैं, तो जो है जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक रहेगी। जो सेकंड है वो कि हमें पुअर के लिए, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए भी काम करना है, सभी सेक्शंस के लिए काम करना है। फाइन। जो हमारे पास कहते हैं ये अब इजी नहीं होने वाला था कुछ भी, क्योंकि जो इंडिया था वो एक बहुत ही बुरे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में इंडिपेंडेंट होता है। तो हमारे पास जो ये है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास फ्रीडम नहीं आती, उसके साथ आपको एक पार्टीशन भी मिलता है जो कि एक बिगेस्ट ट्रॉमा रहता है इंडिया के लिए। जो अब पार्टीशन हुआ, हमें जो इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिया के पास 3 चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले आपको इंडिया को यूनाइट करना था। ठीक है, आपको क्या करना है, इंडिया को यूनाइट करके रखना है, क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी थी। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग थे, तो इन सबको इकट्ठे लेकर चलना था। तो कहता पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन्स वोस्ट फियर। जो पार्टीशन था कंट्री का वो सबके लिए एक वोस्ट फियर था, सबसे बुरा सपना ये था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया कैसे क्या करेगी। एंड देयर वाज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड। कैसे आप सब कुछ करोगे, कैसे इंडिया को यूनाइट करके रखोगे, कैसे आप हिंदू सिख क्रिश्चियंस मुस्लिम सबको कैसे इकट्ठे लेकर चलोगे। नेक्स्ट आपके पास जो चैलेंज था वो था आपके पास डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने आपको फंडामेंटल राइट्स हमें ग्रांट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि राइट टू वोट है सभी सिटीजन के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। तो इंडिया ने अडॉप्ट की थी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि किस पे बेस्ड थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। ठीक है, जो आपके पास अब सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना ही सफिशिएंट नहीं होता है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, बल्कि उसका एक इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो 2 चैलेंजेस हो गए। जो थर्ड चैलेंज वो कहता है कि आपको डेवलपमेंट को एंश्योर करना था और वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, कि सबकी डेवलपमेंट हो, सबका ध्यान रखा जाए, सबका वेलबींग हो। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब यानी कि वो हमें स्पेशली किसका ध्यान रखना था, पुअर सेक्शन का, जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स थे उन सब का हमें है ध्यान रखना था। ठीक है, सब प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखी हुई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, वेलफेयर दैट द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। जो रियल चैलेंज था वो क्या था, आपका इफेक्टिव पॉलिसी बनानी है ताकि जिसके कारण आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए और पॉवर्टी का इरेडिकेशन हो सकते। पॉवर्टी को ख़त्म करना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लानी थी। तो 3 चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। पहला तो था कंट्री को यूनाइट करके रखना है। सेकेंड चैलेंज आता है आपको डेमोक्रेसी लानी है कंट्री के अंदर। थर्ड चैलेंज था आपको डेवलपमेंट लानी। तो ये 3 वर्ड हैं, इनको याद रख लो, यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट, UDD। ये 3 आपके जो थे वो मेजर चैलेंजेस थे। देन आप बात करते हैं कि एस्टेब एंड पार्टीशन के बारे में, कि डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिएशन। सो 14 एंड 15 अगस्त 1947
सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिशन। सो 14 to 15 अगस्त 1947 को जब हमारी कंट्री जो थी वो फ्रीडम ले रही थी, इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आता, बल्कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी आता है। अब कैसे क्या आता है, जो ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइड होता है दो कंट्री में, इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो जो आपकी टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा एडवांस्ड थी, इसमें क्या कहते हैं कि जो आपका ये पाकिस्तान के लिए डिमांड करते हैं, तो उसमें क्या था, आपके जो कंट्री में थे हिंदूज भी रह रहे थे, मुस्लिम्स भी रह रहे थे, तो भी डिमांड कर रहे कि हिंदू जो थे वो इंडिया में रहेंगे और मुस्लिम जो है पाकिस्तान, यानी कि मुस्लिम्स के लिए एक डिफरेंट कंट्री की मांग की जा रही है, एक पाकिस्तानी डिफरेंट नेशन की मांग की जा रही है। तो अब ये प्रोसेस क्या था इस पार्टीशन को लेकर, वो बात करते हैं। So it was decided that was till then known as the India would be divided into two countries। जो इंडिया था वो दो कंट्री में डिवाइड होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, रिलीजियस मेजोरिटी का, कि जहाँ पर आपके जिस रिलीजन की मेजोरिटी होगी वो नेशन उसका हो जाएगा। तो क्या हुआ था कि मुस्लिम्स को क्या मिला, पाकिस्तान मिला, और हिंदूज को क्या मिला, इंडिया मिला। तो कहते हैं कि हमारे पास से जो आपके पास थे ये कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो पहली तो क्या डिफ़िकल्टी कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी जिसमें आपके मुस्लिम जो वो मेजोरिटी में रहते हो ब्रिटिश इंडिया के अंदर। दो एरियाज थे उनके कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पे दोनों एरियाज में जो थे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, बीच में आपका आ जाता है इंडिया। तो इन दो को जो था वो जोड़े कैसे, क्वेश्चन ये था कि आप इनको दोनों को ज्वाइन तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि बीच में इंडिया के पार्ट्स, तो आप इनको दोगे नहीं। तो क्या, अब जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था वो सेपरेटेड था बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है। सेकेंडली वो कहता है कि सभी मुस्लिम मेजोरिटी जो एरियाज थे वो आपके पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, दे ऑल वांटेड टू लिव इन इंडिया ओनली। तो दो चैनल ये आपके पास आई थी। थर्ड में कहता है कि जो आपके खान अब्दुल गफर खान थे ये एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, जिनको कि फ्रंटियर गांधी भी बोला गया, यानी कि खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी बोला गया है। तो ये टू नेशन थ्योरी को अपोज करते हैं, लेकिन इनकी इस वॉइस को इग्नोर कर दिया जाता है और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपका खान अब्दुल जो गफर खान थे वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, और इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, तो ध्यान। सो हमारे पास जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जो दो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की, ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो थे पंजाब एंड बंगाल के, ठीक है। तो अब इसमें क्या आता है कि जो आपके लास्ट जो एरियाज थे वो नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे वहाँ पे, और डिसाइड किया गया कि इन दो प्रोविंसेस को बाइफर्केट यानी कि डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी ऑन द एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन एट द लोअर लेवल पे, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो ये डिसीजन था वो 14-15 अगस्त की मिडनाइट तक नहीं हो पाया था, जिसके कारण लोगों को पता ही नहीं था कि देव मतलब इवन ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस कि वो वेदर इंडिया में है या पाकिस्तान में है। तो जो पार्टीशन था इन दो प्रोविंसेस का, वो डीपेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टीशन जो है वो कोज करता है, ठीक है। अब ये आपका कहता है कि दिस वॉज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड मोस्ट जो आपका इंट्रैक्टेबल जो आती प्रॉब्लम होती है वो थी माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे। जो हमारी लैक ऑफ जो हिंदूज थे, सिख्स थे, जैसे कि जो पाकिस्तान में थे, और जो मुस्लिम्स थे वो आपके इंडिया में थे, तो इनको जो था वो माइग्रेट करना था बैक क्रॉस द बॉर्डर्स। इवन जो वे उनको खुद के ही घर में एक उन्हें खुद के ही घर में अब अनडिज़ायरेबल एलियंस जैसा लग रहा था, ठीक है। अब उन्हें जो था इवन जो ड्यूरिंग द पार्टीशन जो माइनॉरिटीज थी बोथ द साइड्स पे, दे बिकेम द इजी टारगेट ऑफ अटैक, ठीक है। अब जो पीपल थे पॉलिटिकल लीडर्स वो होप कर रहे थे कि जो ये वॉयलेंस है वो जल्दी ही कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कंट्रोल नहीं होता है ये जल्दी। ये बहुत बड़ा पार्टीशन चल जाता है और जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल ये चला जाता है, और जो माइनॉरिटीज़ थी बोथ द साइड्स पे, इनको एक फ्यू आर के नोटिस पे जो है इन्हें
अपने घर छोड़ के जाने पड़ते हैं, ठीक है, माइग्रेट करना पड़ता है क्रॉस द बॉर्डर। तो जब भी पार्टीशन हो रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा किलिंग्स होती हैं, एट्रोसिटीज़ होती हैं। तो वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए थे इस पार्टीशन से, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब कैसे क्या हुआ था उस टाइम पे। तो जो आपका ईयर 1947 था, इट वॉज वन ऑफ द ईयर दैट वॉज द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लैंड एंड ट्रैजिक ट्रांसफर होता है जिसमें कि आपकी पॉपुलेशन का, जो आपकी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा। बहुत सारी आपकी किलिंग्स होती है, एट्रोसिटीज़ होती हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे, जो आपके लोग हैं वे मारे जाते हैं। फिर आपके रथलेसनेस, किल्ड एंड इवन जो रिलीजन के नाम पे जो एक कम्युनिटी के लोग थे वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बहुत बेरहमी से जो वो मार देते। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो आपकी सिटीज़ हैं जैसे कि लाहौर है, अमृतसर है, कलकत्ता है, ये आपकी डिवाइडेड हो जाती है इनटू कम्युनल जोन्स, ठीक है। ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, तो इसको आप जो है वो ध्यान से पढ़ लेना। सो मुस्लिम जो थे वो अवॉइड कर रहे थे उन एरियाज़ में जाना जहाँ पर आपके हिंदूज़ मेजोरिटी में थे, और आपके हिंदूज़ उन एरियाज़ में जाना अवॉइड कर रहे थे जहाँ पर आपके मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, क्योंकि वो एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं सब। तो कहते हैं अब इवन दे वर फोर्स टू अबेंडन देयर होम्स, उनको घर छोड़ के जाने के लिए फोर्स किया जाता है। जो माइनॉरिटीज़ होती हैं बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर, वो अपना घर छोड़ते हैं एंड दे टुक टेम्पररी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स। अब ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि रिफ्यूजी कैंप्स क्या होते हैं। तो जब इवन जो आपकी जो माइनॉरिटीज़ थी बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर, जब ये अपना घर छोड़ के जाती हैं तो ये टेम्पररी शेल्टर लेती हैं, सिक्योर करती हैं रिफ्यूजी कैंप्स में, उन्हें बोला रिफ्यूजी कैंप्स बोला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कहता है कि दे ट्रैवल टू द बोथ द साइड ऑफ द बॉर्डर इवन बाय फुट, ठीक है। जो ये आपकी जर्नी के दौरान ये बहुत सारे अटैक किए जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, रेप होते हैं, थाउजेंड्स जो वुमेन थी दे वर एबडक्टेड ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। इवन उनके रिलीजन को कन्वर्ट करवाया जाता है, ठीक है, उनको फोर्स किया जाता है कि वो उनसे शादी कर लें, ठीक है, उनका रिलीजन चेंज करवाने के लिए। इवन जो आपके कई फैमिली जो मेम्बर्स थे वो क्या करते हैं, वो अपने घर की जो है वुमेन जो फीमेल मेंबर्स उनको मार देते हैं टू प्रिजर्व देयर फैमिली ओनर, घर की इज्जत बचाने के लिए। बहुत सारे जो आपके मैनी चिल्ड्रंस दे वर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो ये बहुत सारी किलिंग्स होती हैं, ठीक है। लाइक जो रिफ्यूजीज थे उन रिफ्यूजी कैंप्स में ही रहते हैं ये फॉर सेवरल मंथ्स और इवन फॉर ईयर, ठीक है। उनको क्योंकि अब पार्टीशन जब हो रहा है तो वो एकदम अपने घर से भाग रहे हैं, तो इस जो भगदड़ थी, तो उसमें उनके पास ना तो रहने के लिए कुछ घर बचे थे, ना तो खाने पीने के लिए कुछ था, ठीक है। तो बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे। तो अब जैसे कि जो आपकी राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, तो वो इस रथलेसनेस को, इस किलिंग्स को, जो ये सफरिंग थी डिस्प्लेसमेंट की, इनको अपने शॉर्ट स्टोरीज में, पोएम्स में, फिल्म्स में, इनके थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। और उसमें जो ये पार्टीशन को डिस्क्राइब करते हैं एज अ डिवीज़न ऑफ हर्ट्स, क्योंकि इसमें जो आपके दो वो थे वो अलग अलग हो गए थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो पार्टीशन था वो सिर्फ आपका सिर्फ प्रॉपर्टीज का या लाइबिलिटीज का, एसेट्स का नहीं हुआ था, बल्कि कि पॉलिटिकल डिवीजन था कंट्री का, ठीक है। जिसमें कि आपकी इवन जो चेयर्स थी, थे पिन्स, पेपर क्लिप्स थी, बुक्स थी, टाइपराइटर्स थे, इन सब का भी जो है वो डिवीज़न होता है। तो यहाँ से आपका आ जाता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पार्टीशन के। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अपना पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको ये कहता है कि आपके जो 80 लाख पीपल थे वो माइग्रेट होते हैं, ठीक है। बिटवीन 5 to 10 लाख जो पीपल थे वो पार्टीशन के दौरान वॉयलेंस से रिलेटेड वो मार दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि जो आपका पार्टीशन था, द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी में वो बिलीव नहीं करते हैं। तो आप जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी इंडिया में वो 12% होती है, 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इंडिया में 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन आपकी थी। जो आपके इंडिया थे उसमें सिर्फ हिंदू सिटीजन्स नहीं थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, आपके सिख, क्रिश्चियन, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पैरिस एंड जूस, ये सब थे। तो अब इंडिया को इन सबको इकट्ठे लेकर चलना था, तो कैसे करेगा इंडिया ये सब। तो ये क्वेश्चन अराइजेज हो रहे थे। तो अब ये कहते हैं कि जो आपकी टू नेशन थ्योरी थी वो क्यों आई थी। सो जो टू नेशन थ्योरी का जो आपका इंटरेस्ट, सॉरी, जो आपका ये मुस्लिम लीग का जो आपका इंटरेस्ट था वो क्या था कि जो आपके मुस्लिम से कॉलोनियल इंडिया में उन सबको प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये मुस्लिम लीग का
इसलिए ये मुस्लिम लीग थी जो कि आपकी बनाई गई थी। डिमांड क्योंकि इट वाज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड, क्योंकि फोर फ्रंट में थी यही कि मतलब देखो मुस्लिम लीग क्यों आई थी कि जो कॉलोनियल इंडिया में जो मुस्लिम्स रहते थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। इसलिए वो डिमांड किसकी करती है, मुस्लिम कंट्री की, पाकिस्तान की। वो डिमांड करते हैं कि मुस्लिम उसमें रहेंगे, यहाँ सिक्योर नहीं है मुस्लिम्स। तो ये मुस्लिम लीग का ये सीन था, ठीक है। Most of the leaders of the national movement believe that India must treat persons of all religions equally, and that India should not be a country that gives superior status to adherents of one faith and inferior to those who practice another religion. तो सबका मानना, जो लीडर्स थे उनका मानना क्या था कि इंडिया को सबके लिए काम करना है, इंडिया को सभी रिलीजन को इकट्ठे लेकर चलना है। ये नहीं है कि इंडिया जो मेजोरिटी का रिलीजन है सिर्फ उसको लेकर चल रही है, हिंदू उसको लेकर चल रही है, वो इंफीरियर ग्रुप्स को पीछे छोड़ दे। नहीं, हमें ज्यूज़, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू इन सबको इकट्ठे लेकर चलना है, ठीक है। तो क्योंकि जो इंडिया है वो एक सेक्युलर नेशन है जिसमें कि आप सभी रिलीजन को एक इम्पोर्टेंस देते हो, रिस्पेक्ट देते हो। तो ये चीज़ उस टाइम पे डिमांड की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप इतना प्रिपेयर करना, ठीक है। थैंक यू।